गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग का चैप्टर है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का 4.3 एक्सरसाइज का नंबर 8 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में 4.3 एक्सरसाइज का नंबर 7 तक हुआ था सम, ठीक है। और 4.1 तो पहले ही सॉल्व हो गया है। 4.3 अभी हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हुआ था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सवाल नंबर 8 क्या है। सवाल नंबर 8 पूछा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखो एक ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में। बोला है कि स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होता तो वो सेम डिस्टेंस जाने में वो ट्रेन 1 घंटा कम लगता, ठीक है। तो मुझे स्पीड ट्रेन निकालना है, ट्रेन का स्पीड निकालना है। तो ट्रेन का स्पीड पहले मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो हम लोग मान लेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये मान लिए, क्योंकि जो स्पीड है वो देखो जो दिया हुआ है सवाल में 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना स्पीड। अगर 5 किलोमीटर पर स्पीड ज़्यादा होता तो इसीलिए यूनिट मैंने किलोमीटर पर आवर ही मान लिया, क्योंकि बुक में किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अच्छा, तो देखो अगर 1 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का नॉर्मल स्पीड है, पहले जैसे स्पीड है, तो वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में वो ट्रेन कितना टाइम लगेगा ये मुझे पहले मालूम करना है कि डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस तो 360 किलोमीटर है ना। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। अब ये 360 किलोमीटर डिस्टेंस इसी स्पीड में जो कि x किलोमीटर पर आवर है, इस स्पीड में जाने के लिए ट्रेन कितना टाइम लेगा, ये टाइम मुझे पहले मालूम करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टाइम टेकन, कितना टाइम लेगा ट्रेन। अब टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। ये टाइम का फॉर्मूला है। तो कितना डिस्टेंस है? 360 किलोमीटर। स्पीड कितना है? x, मतलब कितना टाइम लेगा? इतना घंटा टाइम लेगा। अगर x किलोमीटर पर आवर स्पीड से भागेगा तो 360 किलोमीटर जाने में ट्रेन इतना टाइम लेगा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट लाइन में बोला गया है कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होता तो, मतलब क्या, पहले स्पीड x था, अभी 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होगा, मतलब अभी स्पीड कितना हो जाएगा? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तब उसी स्पीड से अगर ट्रेन भागेगा तो सेम डिस्टेंस जाने के लिए ट्रेन को 1 घंटा कम टाइम लगेगा। तो मुझे पता करना है कि वो स्पीड कितना है, ठीक है। तो देखो अगर इसको हम इक्वेशन में बिठाएंगे तो क्या आएगा? देखो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस तो दे रखा है कितना? 360, ये बिठा देंगे, ठीक है। अच्छा, पहले स्पीड x किलोमीटर पर आवर था, अभी 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो गया, मतलब अभी स्पीड कितना होगा? x प्लस 5। अगर इसी स्पीड से ट्रेन भागेगा तो जाने के लिए x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड अगर होगा तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए ट्रेन को टाइम लगता कितना? 1 घंटा कम। 1 घंटा कम मतलब क्या? पहले टाइम लगता था इतना, अभी 1 घंटा कम लगेगा, मतलब अभी कितना टाइम लगेगा? 360 बाई एक्स माइनस 1। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन। पहले कितना टाइम लगता था? जब 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड था तब इतना टाइम लग रहा था, अभी 1 घंटा कम लगेगा, मतलब क्या, इससे हम -1 कर देंगे, 1 घटा देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, वहाँ से x निकाल लेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो 360 इक्वल टू कितना आएगा? देखो मतलब एक से एक बार मल्टीप्लाई होगा 360 बाई एक्स माइनस 1, और प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा 360 बाई एक्स माइनस 1, मतलब एक बार एक से ये पूरा मल्टीप्लाई, एक बार प्लस 5 से ये पूरा मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है वैसे ही किए। अब देखो एक से 360 बाई एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो एक से एक्स घटेगा, मतलब 360। एक से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो -x। अच्छा, प्लस 5 से 360 बाई एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 360 पहले मल्टीप्लाई होगा, 5 से 360 मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 आएगा बाई एक्स, प्लस और माइनस मिलकर -5, ठीक है। अच्छा, अभी देखो हर एक को इस साइड में लाते हैं, तो इस साइड में लाओगे तो क्या होगा? 360 माइनस 360 प्लस एक्स, इधर आएगा तो सब साइन चेंज हो जाएगा, बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ऐसे हो गया। 360 घटेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ? x माइनस 1800 बाई एक्स, प्लस 5 को उधर कर दिए तो -5 हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा,
अभी इसको एलसीएम करेंगे, इस पोर्शन को एलसीएम करेंगे तो देखो एलसीएम करेंगे तो एक्स आएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1800 इक्वल्स टू -5। ठीक है, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1800 इक्वल्स टू -5x। ठीक है, अब -5x को हम इधर लाएंगे तो ये +5x हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला हम इरेज करते हैं, थोड़ा ऊपर पोर्शन को इरेज कर दे रहे, तुम कॉपी कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन क्या होगा, -5x को इधर लाएंगे तो ये +5x बन जाएगा, मतलब इक्वेशन रहेगा ऐसा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन वाला इक्वेशन है। ठीक है, जब हम तुमको इसके बाद 4.2 एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा टाइप इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी के लिए तुम जान लो, ये जो है ना, ये 1800 है ना, ये इसको कांस्टेंट बोला जाता है, इसको मुझे तोड़ के +5 लाना होगा, क्योंकि +5 तुम्हारा मिडिल टर्म है, ये वाला तुम्हारा मिडिल टर्म है। 1800 को इस तरीके से तोड़ेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे करके, कैसे भी करके मुझे +5 लाना है। ठीक है, तो देखो कैसे तोड़ेंगे, 1800 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, तो हमेशा याद रखना, ऐसा बड़ा नंबर अगर देगा तुमको और उसको ब्रेक करके तुम्हें अगर बीच वाला जो +5 है, यहाँ पे +5 है इसलिए +5 लाना पड़ेगा मुझे, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बोला जाता है, क्योंकि ये बीच में +5 है, बीच वाला टर्म को मुझे तोड़ना होता है। ठीक है, इस कांस्टेंट को प्राइम फैक्टराइजेशन करके बीच वाले टर्म को मुझे तोड़ना होता है, बीच वाला टर्म मुझे निकालना पड़ेगा, नहीं तो एक से तुम निकाल नहीं पाओगे। तो इस तरीके का फैक्टराइजेशन को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बोला जाता है। ये 4.2 में है एक्सरसाइज, जब कराएंगे तब समझाएंगे तुमको कि कैसे किया जाता है। तो ठीक है, पहले ये समझ लो कि ये वाला कांस्टेंट को हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, तो 1800 है यहाँ पे, इसको तोड़ के मुझे +5 लाना है कैसे भी करके। तो कैसे लाएंगे, देखो 2 से 3 से तुम तोड़ सकते हो। ठीक है, 2 से अगर तोड़ोगे तो तुम इस तरीके से तोड़ोगे, 2 से 900 होगा। ठीक है, 3 से तोड़ोगे तो 300 होगा। उसके बाद थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर से तोड़ना होगा, क्योंकि अगर तुम छोटा नंबर करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और उतना बड़ा होगा तो उसको कैलकुलेट करके ऐसे +5 लाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, उसलिए कोशिश करना, अगर बड़ा नंबर रहेगा तो थोड़ा बड़ा नंबर से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, तो देखो ये 5 से जाएगा, 5 से करोगे तो 60 होगा। उसके बाद 3 से करोगे तो 20 होगा, 2 से करोगे तो 10 होगा, 5 से करोगे तो 2 होगा, 2 से करोगे तो 1। तो कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब इसको, ये जो फैक्टर्स है ना जो हम मार्किंग किए, इसको तुमको मल्टीप्लाई करके, सब्ट्रैक्ट करके, कैसे भी करके +5 लाना होगा। तो देखो हम कैसे करते हैं, ये तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा। तो देखो इसके ये 5 लिए, और यहाँ पे देखो 1 2 2 2 और 3 2। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कितना होगा, 4 4 और ये 2 कितना होगा, 8 8 और ये 5 कितना होगा, 40। तो 40 हो गया। ठीक से सोच, ठीक से देखो, ये 2 हम लिए, ये वाला 2 लिए, ये वाला 2 लिए, तीनों 2 को मल्टीप्लाई किए, कितना हुआ 8 8 और इस 5 को मल्टीप्लाई किए, कितना हुआ 40 हो गया। अच्छा, तो बचा कितना, 3 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 5 बचा। तो 3 3 मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 9 9 और 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 45। मतलब 40 और 45 तुम दोनों को माइनस करो, देखो तुमको +5 मिल जाएगा। मतलब क्या, 1800 को हमको तोड़ के ये 40 और 45 हम किए, जिसको माइनस करेंगे तो मुझे +5 मिलेगा। मतलब इस +5 के जो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, x² + 45x - 40x - 1800 = 0। देखो इसको करो तुम, देखो +5x ही आएगा। ठीक है, x हम क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे x है इसीलिए, y रहेगा तो y लिखेंगे, z रहेगा तो z लिखेंगे। मतलब क्या, मुझे 1800 को ब्रेक करके ऐसा 2 टर्म मुझे इस फैक्टर से निकालना पड़ेगा, ताकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके मुझे यहाँ पे बीच वाला जो टर्म है वो हम कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से करना होगा तुमको, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 45। ठीक है, अच्छा माइनस, अब यहाँ पे अगर x + 45 है तो इन दोनों में दोनों में से तुम्हें x + 45 ही करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करोगे तो कॉमन नहीं ले सकते। मतलब इन दोनों में से मुझे कॉमन लेके x + 45 मेरे पास आया। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर तुम कॉमन लेके तुम्हें x + 45 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से कॉमन लेना होगा। देखो कैसे कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 1800 है, तो क्या करेंगे, 40 और 1800 को HCF कर देंगे। ये 40 और 1800 को हम लोग क्या करेंगे, HCF करेंगे। ठीक है, HCF करके जो आएगा उसी को हम कॉमन लेंगे। तो देखो 40 और 1800 को HCF करो, यहाँ पे रफ में HCF करो, देखो कितना आ रहा है, 4 से करो 10 450, उसके बाद 5 से करो 2 90, उसके बाद फिर 2 से करो 145। तो कितना हुआ HCF, 4 5 9 9 और 2 कितना हुआ 18। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो HCF होगा वो कितना होगा
18 होगा, ठीक है। अब वहाँ से तुम उसको कॉमन लेना होगा तुमको, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे तुम 18 कॉमन लोगे, यहाँ पे अगर 18 कॉमन लोगे ना, तो ये कितना आएगा, 5x माइनस 10 आएगा, 5x माइनस 10 आएगा। यहाँ पे देखो x प्लस 45 है, मतलब क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर x प्लस 45 होगा, यहाँ पे भी तुम्हें x प्लस 45 ही लाना है, नहीं तो तुम दोनों में से x प्लस 45 कॉमन नहीं ले सकते। ये बात समझ लो ठीक से, ठीक है। तो देखो कैसे कॉमन कैसे होगा ये सब। देखो ये 45x है और यहाँ पे माइनस 40x है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे माइनस 40 को कॉमन ले लेंगे, अगर माइनस 40 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 45 बचेगा इक्वल टू 0। अब तो मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, माइनस 40 और x माइनस 40x, माइनस और प्लस मिलकर माइनस 40 और 45 मल्टीप्लाई करके 1800 आ रहा है। मतलब ये हम क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट अब x प्लस 45 था कॉमन लेके, तो इन दोनों में से कॉमन लेके तुम्हें x प्लस 45 ही लाना पड़ेगा, नहीं तो तुम इन दोनों x प्लस 45 में से एक x प्लस 45 को कॉमन नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 45, यहाँ पे x प्लस 45, दोनों x प्लस 45 से हम x प्लस 45 कॉमन ले लिए, बचेगा कितना, x माइनस 40, तो x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। देखो फैक्टराइजेशन मेरा हो गया, इसको फैक्टराइजेशन बोला जाता है, ठीक है। और अच्छा नाम क्या है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको तोड़ के तुम्हें +5 कैसे भी करके कैलकुलेशन करके लाना पड़ेगा। उसके बाद पहला वाला 2 टर्म से कॉमन जाएगा, बाद वाला 2 टर्म से कॉमन जाएगा। इस तरीके से कॉमन लगेगा कि पहले वाला 2 टर्म कॉमन लेके तुमको जितना मिला ब्रैकेट में, मतलब ये वाला, बाद वाला 2 टर्म कॉमन लेके तुम्हें उतना ही मिलेगा। दोनों को सेम होना है, नहीं तो तुम बाद में दोनों में से एक को कॉमन नहीं ले सकते। मतलब क्या, इन दोनों में से तुम्हें कॉमन इस तरीके से लेना होगा ताकि ये वाला जो टर्म ये पहले जैसा हो पाए, ठीक है। मतलब देखो 40 और 1800 के एच मेरा 40 नहीं है, दूसरा है, लेकिन मुझे 40 ही कॉमन लेना होगा। अगर तुम एच वाला कॉमन लेते तो ये तुम x प्लस 45 नहीं आता तुम्हारा, समझ में आ रहा है। तो देखो क्या हो गया, x प्लस 45 x प्लस 40 इक्वल टू 0। अब इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है या तो ये वाला 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा, दोनों में से एक 0 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है यहाँ पे, इसका मतलब है या तो x प्लस 45 0 है या तो x माइनस 40 0 है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आइदर x प्लस 45 इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। अगर x प्लस 45 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 45। अगर x इक्वल टू x माइनस 40 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 40। अच्छा, तो देखो x का दो वैल्यू तुम्हें मिला, एक माइनस 45 मिला, एक 40 मिला। अब x क्या था, ट्रेन का स्पीड था ना। अब देखो ये माइनस 45 तुम नहीं ले सकते क्योंकि ट्रेन का स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 40 होगा। तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि x क्या था, x तो स्पीड था ना। मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 40, मतलब ट्रेन का स्पीड कितना होगा, 40 किलोमीटर पर आवर। यही तुम्हारा आंसर है। देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर, यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। 40 किलोमीटर पर आवर आंसर है, समझ में आ गया। तो ये जो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है 4.2 में है तुम लोग का, तो वहाँ पे हम लोग और डिटेल्स में इसको सीखेंगे। यहाँ पे हम तुमको समझा दिए कैसे होता है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 8 तो खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 10 नंबर सवाल में आते हैं। क्वेश्चन 9 नंबर जो है वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। 9 नंबर सवाल अच्छी तरह से पढ़ना। अगर नहीं हो पाएगा तो मुझे मैसेज में बताना कि 9 नंबर सवाल नहीं हो पाया तो हम करवा देंगे, ठीक है। वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा, लेकिन मुझे बताओगे कि हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। सवाल नंबर 10 में आते हैं। देखो सवाल नंबर 10 देखो क्या है, ये भी ट्रेन का सम है। क्या दिया है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन माइजोर एंड बेंगलोर। 2 स्टेशन है, माइजोर और बेंगलोर है। दोनों स्टेशन का बीच का जो डिस्टेंस 132 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन क्या कर रहा है कि 1 घंटा कम ले रहा है टाइम, पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम टाइम ले रहा है जाने में, ठीक है। ब्रैकेट में देखो क्या दिया हुआ है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। मतलब क्या, बीच में माइजोर और बेंगलोर के बीच में जो जितना भी स्टेशन होगा उस स्टेशन में क्या दोनों ट्रेन रुकेगा, पैसेंजर ट्रेन भी रुकेगा, एक्सप्रेस ट्रेन भी रुकेगा। तो रुकने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसको तुमको कंसिडर नहीं करना है, उसको तुम कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। इसका मीनिंग है ये। अच्छा, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स। अगर एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होगा पैसेंजर ट्रेन से, तो दोनों ट्रेन का तुम एवरेज स्पीड निकालो, ठीक है। तो पहली बात तो देखो दोनों ट्रेन का मुझे स्पीड मालूम नहीं है, तो एक ट्रेन का स्पीड हम x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि पैसेंजर ट्रेन का स्पीड से
एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड वो 11 किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड हम x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे, तो एक्सप्रेस का कितना हो जाएगा, x प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, इसको मान लेंगे कि पैसेंजर ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, देयरफॉर एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, बोला है बुक में कि एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले। तो इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो कि डिस्टेंस कितना है, 132 किलोमीटर दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये 132 किलोमीटर डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन भी जाएगा, एक्सप्रेस ट्रेन भी जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको 1 घंटा कम लगेगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, पैसेंजर ट्रेन इतना डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लेगा और एक्सप्रेस ट्रेन इतना डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लेगा। तो वही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पहला वाला जो सम किया टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगा, ट्रेन का टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। अब डिस्टेंस कितना जाएगा 132 किलोमीटर, अब पैसेंजर ट्रेन का स्पीड कितना है x, तो इतना घंटा टाइम लेगा। वही डिस्टेंस एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेगा जाने में, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 132 किलोमीटर और एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना है x प्लस 11, डिस्टेंस बाय स्पीड इतना टाइम लेगा। अब देखो दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 घंटा होगा, क्योंकि देखो पहला लाइन में ही बताया गया है कि एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 1 घंटा कम टाइम ले रहा है, मतलब पैसेंजर ट्रेन का 1 घंटा कम टाइम लगेगा वो डिस्टेंस जाने में, ठीक है। मतलब क्या होगा, हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर देंगे कि 132 बाई एक्स माइनस 132 बाई एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1, ठीक है। 132 बाई एक्स ये वाला क्या है, पैसेंजर ट्रेन टाइम ले रहा है जाने में और एक्सप्रेस ट्रेन इतना टाइम लेगा जाने में, ठीक है। अब देखो पैसेंजर ट्रेन तो ज़्यादा टाइम लेगा ना, क्योंकि इसीलिए वो पैसेंजर ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन को टाइम कम लगेगा, इसलिए वो एक्सप्रेस ट्रेन है। ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन को माइनस करके उसको 1 से इक्वल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे गलती क्या होता है, गलती होता है स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। मतलब क्या, 132 प्लस एक्स प्लस 11 को पहले बिठा देते हैं और 132 बाई एक्स को बाद में बिठा देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है। हम लोग हमेशा क्या, बड़े वाले से छोटे वाले माइनस करते हैं, छोटे वाले से बड़े वाले नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वो गलती हो जाता है। अगर ऐसे करोगे तो आंसर तुम्हारा नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, क्योंकि 132 बाई एक्स यही बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि 132 बाई एक्स घंटा क्या है, पैसेंजर ट्रेन का टाइम है और पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम लेगा जाने में, ठीक है ना, क्योंकि पैसेंजर वो, इसलिए वो पैसेंजर ट्रेन है, ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है। इसलिए बड़े से हम छोटे माइनस किया। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा, सिंप्लीफाई करने से पहले 132 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि अगर कॉमन नहीं लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए पहले इसको कॉमन लेना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये 132 को हम लोग उधर भेज देंगे, साइड चेंज हो जाएगा, तो 1 बाई 132 होगा ये, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम करेंगे, एलसीएम करोगे तो कितना आएगा, ऐसा आएगा। अब जैसे नॉर्मली हम लोग करते थे ऐसे ही करेंगे, जैसे नॉर्मली तुम एलसीएम करके सॉल्व करते हो वैसे ही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो देखो ये क्या हुआ, x प्लस 11, ये x 1/132, ठीक है। अच्छा, 1 से घटेगा तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ये 1/132 होगा, ठीक है। ये समझ में आया, 1 से ये वाला मल्टीप्लाई किया, 1 से 11 मल्टीप्लाई किया तो x का 11x हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाला हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखो ये बहुत थोड़ा सा बड़ा होगा कैलकुलेशन। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 11x से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है। अच्छा, 132 से 11 मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 132 से 11 अगर मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 1452 मल्टीप्लाई करोगे देखो इतना ही आएगा। अच्छा, इसको इधर कर देंगे, इधर रहेगा 0। देखो ये पहले जैसा इक्वेशन हो गया ना, सवाल नंबर 8 में पहले जैसे किए वैसे ही इक्वेशन हो गया। तो मुझे करना क्या है, मुझे इस 1452 को इसको तोड़ना है। इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ताकि बीच में जो ये प्लस 11 आया, ये प्लस 11 मुझे मिले।
ठीक है, ये साइन हमेशा याद रखना है, साइन लेके तुम्हें करना है, सिर्फ 11 नहीं, +11 जो साइन है उसी को लेके। मतलब इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे फैक्टर्स को, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करके, ताकि मुझे +11 मिले। ठीक है, और उसको उस तरीके से मुझे अरेंज करना होगा। इसको बोला था मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, क्योंकि तुम मिडिल वाला जो टर्म उसको ब्रेक कर रहे हो, उसको अरेंज कर रहे हो। ठीक है, तो इसको रफ में करो 1452। ठीक है, इसको रफ में करो, कोशिश करना थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके किया जाए, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है। 2 से शुरुआत करते हैं। देखो 2 से नहीं करो, 11 से करो, नहीं तो नहीं, 2 से करो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 132। अच्छा 2 से करो, अभी देखो 66। 2 से करो 33। अच्छा 11 से करो तो 3। ठीक है, तो ये वाला मुझे फैक्टर्स मिल गया। ठीक है, अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 को लो, कितना होगा 4, 2 2 ज़र 4, मल्टीप्लाई करो, और 11 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 44। 2 2 ज़र 4, 4 11 ज़र 44। ठीक है, ये 44 एक मुझे मिल गया, और 11 और 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 11 और 3 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ये 33 आएगा। 44 से 33 माइनस करो, देखो तुम्हें 11 मिल जाएगा, +11 मिल जाएगा। मतलब फैक्टर को तुमको ठीक से मल्टीप्लाई करके माइनस करना होगा, ताकि तुम्हें +11 मिलेगा। ठीक है, ये तुमको सोच के करना पड़ेगा। ठीक है, तो 44 से 33 माइनस करेंगे तो क्या मुझे +11 मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे, 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। समझ में आया। ठीक है, देखो इसको तुम करो, देखो +11x ही आएगा। मतलब तुमको ये इसको तोड़ के इस तरीके से तोड़ना होगा ताकि तुम्हें +11 मिले, कैसे भी करके। +11 साइन को हम बार बार बोल रहे, साइन को कंसिडर करोगे, साइन को कंसिडर करना होगा। ठीक है, अच्छा तुम अब ये वाला पहला 2 टर्म है तुम्हारा, इसको कॉमन लो, यहाँ से x को कॉमन लोगे तो x + 44 होगा। अब पहली अगर यहाँ पे x + 44 है तो जाहिर सी बात है इन दोनों को तुम इस तरीके से कॉमन लोगे ताकि तुम्हें x + 44 ही मिले, सेम होना होगा। ठीक है, अच्छा तो देखो यहाँ से तुम 33 है, यहाँ पे 1452 है, तो क्या करोगे 33 को कॉमन ले लोगे, 33 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे x रहेगा, और देखो यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे तुम्हें माइनस साइन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम्हें बीच वाले को प्लस करना पड़ेगा। अगर बीच वाले को तुम प्लस करोगे, ताकि तुम अगर बीच वाले को तुम प्लस करोगे तो माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना रहेगा 44 रहेगा, क्योंकि तुम 33x और 1452 से अगर 33 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे तुम्हें 44 ही बचेगा। तुम 33 या 44 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1452 ही आएगा तुम्हारा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे भी x + 44, यहाँ पे भी x + 44, ये सेम करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम दोनों से कॉमन नहीं ले पाओगे। नेक्स्ट स्टेप में दोनों सेम नहीं रहेगा तो कैसे कॉमन लोगे। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे x + 44, यहाँ पे x + 44, दोनों से x + 44 को निकाल लो और बचेगा क्या x - 33, x - 33 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जैसे पहले सॉल्व किए थे, या तो ये वाला पोर्शन 0 होगा या तो ये वाला पोर्शन 0 होगा। मतलब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, या तो ये वाला 0 हो या तो ये वाला 0 है। ठीक है, अगर ये 0 है तो x का वैल्यू तुम्हारा -44 आएगा, अगर ये 0 है तो x का वैल्यू तुम्हारा 33 आएगा। अब देखो x क्या था, x तो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड था ना, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव। ठीक है, मतलब इसका तुम कितना वैल्यू लोगे, 33 वाला वैल्यू लोगे। मतलब x क्या था, पैसेंजर ट्रेन का स्पीड था, तो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा 33 किलोमीटर/आवर। हम लोग लिखेंगे पैसेंजर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ऐसे लिखोगे स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल्स टू 33 किलोमीटर/आवर। मतलब एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना होगा, उससे 11 किलोमीटर/आवर ज़्यादा बोला था ना। मतलब क्या होगा x + 11, यही तुम लिखे थे। तो इसका वैल्यू 33 था किलोमीटर/आवर, मतलब 44 किलोमीटर/आवर। मतलब पैसेंजर ट्रेन का स्पीड होगा 33 किलोमीटर/आवर, और जो एक्सप्रेस ट्रेन उसका स्पीड होगा 44 किलोमीटर/आवर। हो गया सम। ठीक है, अच्छा तो इस तरीके से करेंगे। तो ये जो फैक्टर्स है जिसको हम लोग बोलते थे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, बस एक बार तुमको रूल समझ में आना चाहिए, और फैक्टर्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बीच वाला तुम तोड़ पाए, इसको समझोगे तो बाकी वो तो बहुत ईजी है। ठीक है, अच्छा लास्ट वाला सवाल 4.3 का 11 नंबर वाला देखो क्या है। बोला है क्या कि सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर है, ठीक है, 2 स्क्वायर का एरिया का सम तुम्हें दे दिया 468। ठीक है, तो तुम एक स्क्वायर का साइड तुम्हें निकालना है कि दोनों स्क्वायर का साइड कितना है। तो साइड तो हमें मालूम नहीं है, तो दोनों स्क्वायर का साइड तुम एक स्क्वायर का साइड x मीटर मान लो और दूसरे का y मीटर मान लो। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट
साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पहले वाले स्क्वायर का साइड मान लो तुम x मीटर, क्योंकि देखो बुक में तुम्हें यूनिट मीटर दिया हुआ है इसलिए मैंने मीटर माना है, सेंटीमीटर देगा तुम सेंटीमीटर मानोगे, ठीक है। साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, इसको मान लो y मीटर। अब देखो सवाल क्या है, पहले वाले इक्वेशन क्या होगा, दोनों साइड का, दोनों स्क्वायर का साइड का सम, दोनों जो स्क्वायर है उनका एरिया का सम। तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, साइड का स्क्वायर। अगर किसी स्क्वायर का साइड मान लो a मीटर है तो उसका एरिया कितना होता है, a इंटू ए होता है। ये तो स्क्वायर का साइड का, ये तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला है। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना होता है तो स्क्वायर का एरिया आ जाता है, यही तो फॉर्मूला है। तो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं पहला वाला जो इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, क्योंकि पहले वाले स्क्वायर का साइड एक्स होगा तो उसका एरिया कितना होगा, एक्स इंटू एक्स, साइड इंटू साइड मतलब एक्स स्क्वायर। वैसे ही दूसरे वाला स्क्वायर का एरिया कितना होगा, वाई स्क्वायर। अब दोनों स्क्वायर का एरिया का सम मतलब कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि 468 दिया हुआ है, तो ये हम लोग लिख लिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है कंडीशन, देखो इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24 मीटर। अब देखो पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। तो पहले वाले का पेरीमीटर कितना होगा, 4 इंटू एक्स मतलब 4x, दूसरे वाले का फॉर्मूला क्या होगा, 4 इंटू वाई मतलब 4y, तो उस हिसाब से कितना होगा, 4x माइनस 4y इक्वल 24, इतना होगा। क्योंकि पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 मीटर दे दिया गया है, तो यही होगा 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना होगा, 24 होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग अगर इसको पहले वाले इक्वेशन इसको नंबरिंग कर देंगे, यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई 24 आएगा, ठीक है। यहाँ से x माइनस वाई करेंगे तो 24/4 आएगा, तो 6 आएगा, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू 6 आएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, 6 प्लस वाई आएगा, इसका 2 नंबर इक्वेशन डाल देंगे, समझ में आया। अब ये जो x का वैल्यू 6 प्लस वाई है ना, इस x का वैल्यू को हम लोग पहले वाले इक्वेशन में बिठा देंगे तो मेरा y आ जाएगा, समझ में आया। तो देखो कैसे करते हैं, तो इसको इस तरीके से लिखना होगा कि फ्रॉम इक्वेशन वन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 ऐसा था। अब x का वैल्यू देखो 6 प्लस वाई है तो x के जगह में 6 प्लस वाई बिठा दो, देखो हम लोग 6 में वैल्यू बिठा दिए, ठीक है। यहाँ पे बगल में लिख देंगे कि x इक्वल टू 6 प्लस वाई है, ठीक है। अब देखो 6 प्लस वाई का स्क्वायर, 6 प्लस वाई का स्क्वायर मतलब क्या, ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना था, a प्लस बी स्क्वायर, ये रफ में है, ठीक है, ये रफ वाला है, यह फॉर्मूला है। यहाँ पे तुम्हें क्या है, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब तुम कंपेयर करो इसके साथ, इसको कंपेयर करो तो a का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा, b का वैल्यू कितना होगा, y होगा, ठीक है। अब इस a का वैल्यू और b का वैल्यू को इसमें बिठा दोगे तो क्या आएगा, a का वैल्यू तो 6 है तो 6 स्क्वायर, उसके बाद 2ab मतलब 2 इंटू 6 इंटू बी का वैल्यू तो y है तो y होगा, b का स्क्वायर b का वैल्यू तो y तो y होगा, हो गया तुम्हारा। मतलब क्या, पहले तुम्हें a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको कंपेयर करके a और b का वैल्यू निकालना है, उसके बाद इस फॉर्मूला में a और b का वैल्यू बिठा देना है। तो कितना आ रहा है, 6 स्क्वायर, ठीक है, तो 6 स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना है 2 इंटू 6 इंटू वाई, देखो ये फॉर्मूला है सिर्फ और कुछ नहीं, ठीक है, प्लस कितना होगा वाई स्क्वायर, ये कितना होगा 468, ठीक है। अच्छा 6 स्क्वायर कितना है 36, ये कितना होगा 12y, ये कितना होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, ठीक है। अभी हर एक को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, ये तो था ही, 468 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 12y, अच्छा इसको माइनस करो तो कितना आ रहा है 2, 332 इक्वल टू 0, ये 0 है, ठीक है। अच्छा तो मेरा जो फाइनल इक्वेशन है वो कितना हुआ, वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 332 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 332 इक्वल टू 0, यही मेरा इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा और एक बार देख लेते हैं, चेक कर ले, 460 एक बार माइनस कर लेंगे, 460 से कितना था पूरा 36 था ना, 2 3 4, ये 4 है, 432 होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 432 होगा, मतलब ये तुम्हारा फाइनल इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसको हम लोग मिल टर्म फैक्टरेशन करेंगे, देखो इसको इरेज कर लेते हैं, ऊपर वाले को थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम जो सम है वो प्रॉपरली सॉल्व कर पाए। तो देखो इसके बाद क्या होगा, देखो ठीक से देखो, यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432, मतलब ये भी मिल टर्म फैक्टरेशन होगा, तुम्हें प्लस 12 लाना होगा, इसको इस तरीके से प्राइम फैक्टरेशन करना होगा ताकि ये बीच में प्लस 12 आए। हमेशा साइन को लोगे, साइन कंसिडर करना होगा, प्लस 12, ठीक है। तो 432 को तुम तोड़ो, ऐसा 2 हम पिछले किए थे,
तो करो, देखो कैसे करोगे। हमेशा पहले 2 से करो, देखो 216, 2 से करो 108, ठीक है, 2 से करो 54, 2 से करो 27, 3 से करो 9, 3 से करो 3, 3 से करो ये 3 है, ठीक है, 3 से करो 1, ठीक है। अब ये जो फैक्टर्स तुम्हारे पास आया, इसको तुमको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके कैसे भी करके +12 लाना होगा, ठीक है। तो देखो हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे किया जाए, ठीक है। अच्छा, तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे कितना 2 है, 1 2 3 4, 4 तो 2 है, तो हर एक 2 को तो मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, मतलब चारों 2 को मल्टीप्लाई करो तो 16 मिला तुम्हें। अच्छा, कितना 3 है, 3 तो 3 है, मल्टीप्लाई करो 3 तो 3 को, 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र कितना हुआ 27, कितना आया 27 आया और 16 आया। इस 27 और 16 को माइनस करो, देखो तुम्हें कितना आएगा 11 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो तुम्हें 12 पूछा है, 12 लाना होगा, मतलब ये वाला पैटर्न मुझे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये वाला पैटर्न करोगे तुम्हें 27 और 16 मिल रहा है ना, तो 27 को से तुम 16 अगर माइनस करोगे तो तुम्हें मिलेगा कितना 11 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो मुझे 12 लाना होगा, मतलब ऐसा अरेंजमेंट हम लोग नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ दूसरा सोचना होगा, ठीक है। तो दूसरा सोचो, जैसे हम लोग यहाँ पे हर एक 2 को मल्टीप्लाई किए लिखे, हर एक 3 को मल्टीप्लाई किए लिखे। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि 2 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से तुम अरेंज कर सकते हो। मतलब ये अरेंजमेंट है ना, ये तुम्हें खुद करना होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे अरेंजमेंट करोगे करके जो दो नंबर तुम्हें मिलेगा उसको सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे कैसे भी करके +12 तुम्हें लाना होगा। तो ये वाला अरेंजमेंट मेरा नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा सोचेंगे, सोचो दूसरा क्या हो सकता है, तो तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो पहले और एक बार इस सम को पहले चेक कर लेते हैं, ये सम सही पे ठीक है या नहीं है। अच्छा देखो यहाँ पे एक गलती हुआ था कि यहाँ पे x का वैल्यू तुम्हारा क्या था 6 + y था, तो x का वैल्यू हम 6 + y बिठा दिए और यहाँ पे +y² है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला था इसको फॉर्मूला में इतना तक तोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद ये जो +y² टर्म था इसको हम लिखे नहीं यहाँ पे गलती से, तो यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ, इसको थोड़ा सुधार लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे +y² और एक तो एक्स्ट्रा होगा, यहाँ पे +y² और एक तो एक्स्ट्रा होगा इक्वल टू 468, ठीक है। क्योंकि ये जो 6 + y का होल स्क्वायर है इसका हम इतना तक किए हैं, ये 6 + y² था इतना तक। अब ये जो +y² था इसको हम लिखे नहीं थे, ठीक है। इसको ओवरलुक करके इसको, इसलिए इसको हम थोड़ा यहाँ पे बिठा दिए, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। तो देखो ये 6² कितना होगा 36 होगा, इसको फिर से करते हैं, 2 6 कितना होगा 12y होगा, और y² और y² दोनों मिलकर 2y² हो जाएगा 468, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो 2y² + 12y + 36, इसको यहाँ पे ला दिए, 460 को इधर कर दिए तो ये 0 हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लाइन में आते हैं 2y² + 12y। अच्छा 36 को 468 से माइनस करोगे तो तुम्हें मिला कितना -432 = 0, कितना हुआ, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो y² होगा, ये 6y होगा, ये 216 होगा = 0, ठीक है। 2 को उधर कर देंगे, 2 को उधर करेंगे तो कितना होगा, ये 2 को उधर चला जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब 0 डिवीजन 2 हो जाएगा, 0 डिवीजन 2 मतलब 0 ही होता है। अब देखो तो नया वाला जो इक्वेशन होगा, नया वाला इक्वेशन तुम्हारा कितना हुआ 216 है, इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के तुम्हें क्या लाना पड़ेगा +6 लाना पड़ेगा। तो ठीक है 216 को तोड़ो, 2 से तोड़ो, 2 से तोड़ो 54, फिर 2 से तोड़ो 27, 3 से तोड़ो 9, 3 से तोड़ो 3, फिर 3 से तोड़ो 1, ठीक है। मतलब कैसे भी करके इस फैक्टर को तुमको काम में ला के मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके +6 लाना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कितना, ये 3 को मल्टीप्लाई करो, इन 3 को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 3 3 ज़ा 9, 9 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 18। मतलब तीनों 3 में से कोई भी 2 3 लो, तीनों 2 में से कोई भी एक 2 लो, तो क्या होगा 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो ये मिलके तुम्हें 18 आया। कितना बचा, ये 3 बचा, यहाँ पे 2 2 बचा, मल्टीप्लाई करो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो इन दोनों मिलके तुम्हें क्या 12 मिला। अब 18 से 12 माइनस करो, देखो तुम्हें +6 आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या फैक्टर्स को अपने से इस तरीके से ग्रुप करके तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा, करके सब्ट्रैक्ट करना होगा, ताकि तुम्हें +6 मिलेगा। समझ में आ रहा है, मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम y² + 18y - 12y - 216 = 0। देखो ये करोगे तो +6y आया, ठीक है। अभी 18 12 कहाँ से मिला मुझे, इसको तोड़ के मुझे फैक्टर्स मिला, इस फैक्टर्स को इस तरीके से मुझे मल्टीप्लाई करके अरेंज करना होगा ताकि तुम्हें
जो दो नंबर मिलेगा उसको सब्ट्रैक्ट करके या एडिशन करके तुमको ये +6 लाना होगा। ज़रूरी नहीं है कि सब्ट्रैक्ट ही करना है, तुम ऐड भी कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कॉमन लो y से, y कॉमन लोगे तो y + 18 होगा। अब क्योंकि पहले दो टर्म लेके तुम्हें पहले वाला दो टर्म कॉमन लेके तुम्हें बीच में y + 18 आया है, तो ये वाला जो दो टर्म अभी कॉमन लोगे ये भी तुम्हें y + 18 ही लाना होगा, सेम होना होगा, ठीक है। तो इसको y + 18 लाने से तुम क्या -12 कॉमन ले लोगे, -12 और 216 है, यहाँ से तो -12 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, y बचेगा, प्लस होगा क्योंकि माइनस और प्लस मिलकर माइनस होता है। अब ये 18 हो जाएगा। अब तुम 12 × 18 करो तो 216 ही आएगा। ताकि कॉमन इस तरीके से लेना होगा तुमको ताकि ये दो सेम हो, ये वाला और ये वाला सेम होना ही होगा, नहीं तो तुम सम नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब दोनों y + 18 है, यहाँ पे भी y + 18 है, यहाँ पे भी y + 18 है, तो दोनों y + 18 से y + 18 को निकाल लो तो बचाया क्या, y - 12। देखो सेम, या तो ये वाला 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा, दोनों में से एक 0 होगा। तो लिखो आइदर y + 18 = 0 और y - 12 = 0। अगर y + 18 0 है तो y का वैल्यू -18, अगर y - 12 = 0 है तो y का वैल्यू 12, ठीक है। अब देखो y का वैल्यू -18 नहीं हो सकता क्योंकि y क्या था, y तो स्क्वायर का साइड था ना, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, साइड कैनॉट बी नेगेटिव। मतलब y का वैल्यू -18 नहीं हो सकता, y का वैल्यू 12 होगा। मतलब दूसरे वाले स्क्वायर का जो साइड है वो 12 मीटर होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखना हम इरेज कर दिए यहाँ पे बोर्ड में, तुम देखना जहाँ पे कॉपी किए हो वहाँ पे देखना एक इक्वेशन था, दो इक्वेशन था ना, x² + y² = 468, और एक तो इक्वेशन था देखना 4x - 4y = 24। वहाँ पे देखना x का एक वैल्यू था, x का वैल्यू कितना था, y + 6 वैल्यू था। देखना तुम, हम यहाँ पे इरेज किए हैं लेकिन तुम कॉपी में देखना लिखा हुआ है x = y + 6 लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या, इस y का वैल्यू बिठा देंगे तो मेरा क्या x आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, x = y + 6 ये था देखना, तो x का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना 12 + 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू यहाँ पे ये x है, ठीक है। x का वैल्यू होगा तुम्हारा 18, मतलब दूसरे वाले जो स्क्वायर है उसका साइड कितना हो जाएगा 12 मीटर और पहले वाले का 18 मीटर। तो यहाँ पे तुम आंसर लिख देना, देयरफॉर इस तरीके से लिख सकते हो, साइड्स ऑफ स्क्वायर = 18 मीटर, 12 मीटर, यही आंसर होगा। तुम्हें वही पूछा है सवाल कि स्क्वायर का साइड बताओ, तो स्क्वायर का साइड कितना हो जाएगा 12 मीटर और 18 मीटर, ठीक है। 12 मीटर और 18 मीटर, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। हो गया, तो ये भी सवाल खत्म। तो इसी के साथ 4.3 एक्सरसाइज यही खत्म। अच्छा, अब हम लोग चलेंगे 4.2 एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि मैंने पहले 4.1 करवाया था, उसके बाद 4.3 में आया था, ठीक है। तो बीच वाला 4.2 गैप हो गया था, तो अभी हम लोग करेंगे क्या, एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 4.2 बेसिकली क्या है, बुक ओपन करो, एक्सरसाइज 4.2 में तुम लोग का देखना दिया हुआ है। 4.2 ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ये जो हम लोग मिडिल टर्म वाला फैक्टराइजेशन जो तुमको बता रहे हैं ना, यही सम है, कैसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन देखो हम तुमको समझा दिए, ठीक है। जो मैथ के बीच में आया था इक्वेशन, उसको सॉल्व करने के दौरान मैंने तुमको समझा दिया कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करोगे तुम, ठीक है। अब इस 4.2 एक्सरसाइज में वही सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो पहला वाला जो क्वेश्चन है, पहला वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है। पहला वाला क्वेश्चन ये 4.2 है, ठीक है, एक्सरसाइज। अच्छा, नंबर 1 पहला वाला देखो, इंस्ट्रक्शन पढ़ो। इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करके रूट्स को निकालना पड़ेगा। रूट मतलब क्या, जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखो पहले वाला इक्वेशन क्या है, पहला वाला इक्वेशन दिया हुआ है x² - 10x x² - 3x -10 = 0। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। मतलब क्या, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको तुमको तोड़ के ये -3 लाना पड़ेगा, बीच में -3 है इसलिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है क्योंकि देखो नंबर बहुत छोटा है ना इसीलिए, और वहाँ पे क्या नंबर बहुत बड़ा बड़ा हो रहा था पिछले वाले जो सब हम लोग सॉल्व किए, इसलिए बहुत तुम्हें टाइम लगेगा। लेकिन ये तो बहुत छोटा है, ये तुम देख के ही बोल सकते हो, क्योंकि 10 को अगर हम तोड़ेंगे, 10 को तोड़ तुम्हें कितना मिलेगा, 10 को अगर तुम तोड़ोगे ऐसे तुम्हें 5 और 2 मिलेगा, 5 से 2 माइनस करोगे तो तुम्हें कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये बहुत ईजी है,
ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ठीक से देखना, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे 10 को तुमको तोड़ के 10 तुम तोड़ के 5 और 2 मिला, तुम बोलोगे सर 5 - 2 करेंगे तो इजीली मेरा 3 आ जाएगा। ये सही है, लेकिन देखो तुम्हें 3 लेने आना है, तुम्हें 3 लाना नहीं है, तुम्हें लाना है -3। ये ध्यान दो, तुम्हें लाना -3 है। तुम अगर 5 - 2 करोगे तुम्हें 3 मिलेगा सिर्फ, मतलब क्या, +3, ठीक है। लेकिन तुम्हें लाना है -3, मतलब तुम 5 - 2 करोगे तो नहीं चलेगा। तुमको करना क्या होगा, तुमको करना होगा 2 - 5, तभी जाके तुमको -3 मिलेगा। ये बात ध्यान देना, ठीक है। तुम्हें माइनस साइन कैसे भी करके कंसिडर करना होगा, या माइनस साइन रहेगा या प्लस साइन रहेगा, कुछ भी रहे साइन तुमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो 5 - 2 करोगे तो सिर्फ +3 तुम्हें मिलेगा, लेकिन यहाँ पे है -3, तुमको 2 - 5 करना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हें -3 मिलेगा। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, x² - 2x + 5x - 10 = 0। अब तुम करो तो तुम्हें -3 मिलेगा, -3x मिलेगा, ठीक है। अब तुम +5x को पहले लिख सकते हो, -2x को बाद में भी लिख सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है किसको पहले लिखोगे किसको बाद में लिखोगे। उसके ऊपर कोई आंसर का मतलब चेंज नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन ये तोड़ना जो है ना, माइनस को कैसे लाएंगे हम या प्लस को कैसे लाएंगे, ये तोड़ना तुम्हें ठीक से देखना पड़ेगा। किसको आगे किसको बाद में लिखोगे वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो देखो क्या कहेंगे, ये इस दोनों से कॉमन लेंगे, x कॉमन लोगे तो क्या x - 2 आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे x - 2 है तो इन दोनों में से कॉमन लेके तुम्हें x - 2 ही लाना पड़ेगा, सेम होना होगा दोनों को। तो देखो तुम अगर +5 कॉमन लोगे तो x - 2 रह जाएगा यहाँ पे। अब दोनों x - 2 से तुम क्या x - 2 को कॉमन ले लो, दोनों x - 2 से x - 2 कॉमन ले लो, रह जाएगा क्या, x + 5। हो गया तुम्हारा आंसर, यही है फैक्टराइजेशन। समझ में आया? अच्छा, तो ये वाला सवाल हो गया, पहला वाला सवाल खत्म। अच्छा, हम दूसरे वाले सवाल में चले जाते, थोड़ा सा टफ, ठीक है, नंबर 5 वाला। अच्छा, नंबर 5 वाला देखो क्या है, रूट दिया हुआ है, √2x² + 7x + 5√2 = 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। देखो मेन जो एक पहले वाला जो सम था ना, पहले वाला 1 नंबर वाला सम का हम बात कर रहे हैं, जो अभी अभी सॉल्व किए, ठीक है। ये क्या था, ये ऐसा था, तुम क्या किए थे, इसको तोड़े थे, तोड़ के -3 लाए थे, ठीक है। लेकिन अगर x² के यहाँ पे मान लो 5 दिया रहता, मान लो, तब तुमको 10 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करके जो आता उसको तुम तोड़ते। ये रूल है, ठीक है। पहले वाला टर्म x² है, अगर x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट रहता तो इस कोफिशिएंट से इस कांस्टेंट को तुम मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करे तुम्हें जो मिलेगा उसको तोड़ोगे, तोड़ के बीच में -3 है, -3 तुमको लाना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ पे 5 रहता तो क्या होता, तुम 10 के साथ 5 मल्टीप्लाई करके 50 आता, उसको तुम तोड़ते फैक्टराइजेशन करके, तोड़ के तुमको -3 लाना होता था। ये रूल है, क्योंकि पहले वाला जो सम है उसमें 5 नहीं था, सिर्फ x² था, इसलिए मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं था। लेकिन अगर रहता कोफिशिएंट तो तुम मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना। अच्छा, इसमें देखो, यहाँ पे देखो x² के साथ कोफिशिएंट √2 है, मतलब क्या होगा, ये वाला कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस कांस्टेंट से इसको तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको तोड़ के तुमको ये +7 लाना है, ठीक है। तो 5√2 और √2, देखो यहाँ पे क्या है, 5√2 और √2, इसको तोड़ो। 5√2 और √2 कितना होगा, √2 और √2 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 2 आएगा, 5 और 2 10, मतलब 10 को तोड़ के तुम्हें +7 लाना पड़ेगा। समझ में आया बात, ठीक है। अच्छा, 10 को तुम तो √2 × √2 2 होगा, ठीक है, क्योंकि √2 और √2 तुम मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही रूट के अंदर 2 आ जाएगा, दोनों में से एक निकल जाएगा तो 2 होगा। तो ये मालूम करते हैं कि ये मालूम है, उम्मीद करता हूँ तुम्हें। अगर 10 को तोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 और 2 को ऐड करोगे तो देखो तुम्हें +7 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, √2x² 5x + 2x + 5√2 = 0, ठीक है। अब 5x को हम पहले लिखे, 2x को बाद में लिखे। तुम चाहते हो तो 2x को भी पहले लिख सकते थे, 5x को भी बाद में लिख सकते थे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किसी को आगे किसी को बाद में लिखो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या है, मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम होगा, मुझे अभी इसको क्या लेना है, कॉमन लेना। अच्छा, ये सवाल नंबर 3 है, 5 नहीं, 3 नंबर वाला सवाल है। ये नंबरिंग थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसको 3 नंबर कर दो, ठीक है। अच्छा, अब तुम इन दोनों में से कॉमन लो, पहले वाला 2 टर्म इसको कॉमन लो, तो x कॉमन लोगे तो कितना होगा,
√2x होगा +5, ऐसे रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पे √2x +5 है, इन दोनों टर्म में भी तुम्हें क्या कॉमन लेके √2x +5 लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे? तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5√2 है, कॉमन कैसे लेंगे? देखो ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अभी समझ में नहीं आता कॉमन कैसे लेंगे, लेकिन तुम्हें मालूम तो है कि √2x +5 ही आएगा कैसे भी करके, लेकिन कॉमन क्या लेना है तुम्हें मालूम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 5, कैसे कॉमन लेंगे, कौन सा वाला कॉमन लेंगे? तो ये प्रॉब्लम होता है। इसी केस में तुम क्या करोगे, पहले √2x +5 यहाँ पे बिठा दोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि यहाँ पे अगर √2x +5 कॉमन आया है, यहाँ पे भी वही आएगा। अगर ये तुम सही किए हो तो ही ये मेथड अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये मेथड हम कब बोल रहे करोगे, जब तुम्हें कौन सा नंबर कॉमन लेना है ये नहीं मालूम हो, ये मालूम नहीं होगा, तब इन दैट केस। अगर मालूम है तो तुम इजीली कर सकते हो, मैच करके हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे तुम क्या कॉमन लेना है मालूम नहीं कर पा रहे हो, तब इन दैट केस तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे जो है कॉमन लेके जो तुम्हें आया है, जो तुम्हें मिला है, यहाँ पे तुम वो बिठा दोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है कैसे भी तुम कॉमन लो ये आएगा ही आएगा। अगर ये सही किए हो तो ही आएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे √2 है, मतलब क्या, यहाँ पे अगर तुम √2 कॉमन ले लोगे तो √2 और √2 करके 2 आ जाएगा और x, मतलब 2x हो गया, मैच हो गया मेरा, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला मैच करो। देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस और प्लस मिलके प्लस, और 5√2 है तो √2 और 5 मल्टीप्लाई करो तो 5√2 ही आएगा, इक्वल टू 0। मतलब तुम्हें कॉमन क्या लेना था, तुम्हें √2 कॉमन लेना था। लेकिन अगर इसको तुम पहले नहीं बिठाओगे और ऐसे मैचिंग नहीं करोगे तो तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि √2 मुझे कॉमन लेना था, ठीक है। तो इसी के वजह से तुम्हें ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम आएगा कि क्या कॉमन लेना है मुझे मालूम नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें जो है लिखा हुआ ये पहले इसमें बिठा देंगे, अब मैच करेंगे कि क्या कॉमन लेना है देखेंगे। तो यहाँ पे 2x था मेरा और यहाँ पे √2x है, मतलब अगर यहाँ पे हम √2 ले लेंगे तो √2 और √2 मल्टीप्लाई 2 होगा और x मतलब 2x हो जाएगा, और यहाँ पे +5 √2 है तो यहाँ पे 5 बिठा देंगे तो 5√2 हो जाएगा, हो गया मेरा मैच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे √2x +5, यहाँ पे √2x +5, अब दोनों √2x +5 से हम एक कॉमन ले लेंगे, बचा क्या, x + √2। तो ये ट्रिक याद रखो, ये ट्रिक तुम्हें अप्लाई करना होगा। कभी कभार ऐसा होगा कि क्या कॉमन लेना है मालूम नहीं हो रहा, तब तुमको इस तरीके से करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हुआ तुम्हारा, √2x +5 x + √2, ठीक है। ये 0 नहीं होगा, ये इतना तक बस, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो 1 और 3 हम करा दिए, बाकी देखो और भी बहुत सारा है, बाकी और एक तो करा देते हैं हम। नंबर 4 वाला शायद तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो नंबर 4 वाला हम भी करा देते हैं, ठीक है। तो बाकी तुम होमवर्क कर पाओगे नंबर 1 का। देखो नंबर 4 वाला हम कराते हैं। नंबर 4 वाला देखो क्या है, नंबर 4 वाला है 2x² - x + 1/8 = 0, ये है ना, ठीक है। तो ये भी इजी है क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम सोचे कि अगर प्रॉब्लम होगा तो हम करा देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे पहले बात तो जो तुम करोगे तो पहले तुम यहाँ पे तुम एलसीएम करो। पहली बात तो यहाँ पे एलसीएम करो, देखो कितना आ रहा है एलसीएम करके, तो एलसीएम करोगे तो 8 आएगा, ये 16x² होगा, ये -8x होगा, ये 1 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 16x² - 8x + 1 = 0 होगा। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 16 है, ठीक है। अगर कोफिशिएंट रहेगा तो तुमको इस चीज़ को मल्टीप्लाई करके फिर उसको तोड़ना पड़ेगा, ये रूल हम बोले थे। तो 1 के साथ 16 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 16 ही आएगा, ठीक है। अब 16 को तुमको तोड़ के क्या करना पड़ेगा, -8 लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे, देखो अगर इसको तुम -8 कैसे लाओगे, 16 है, ठीक है, तो 16 को तुम तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, 4 4 से तोड़ोगे, ठीक है। तो 4 4 8 आता है, तो अगर तुम 4 के साथ 4 जोड़ दोगे तो ये +8 मिलेगा, लेकिन है तो यहाँ पे -8 लाना है। तो कैसे करोगे, तब तुमको 4 + 4 ना करके -4 करना पड़ेगा, तभी तुम्हें -8 आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 16x² - 4x लिखेंगे। समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ से कॉमन लो, 4x को कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 4x - 1 आएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो ये वाला, इससे तुम्हें कॉमन लेके भी 4x - 1 ही लाना पड़ेगा, नहीं तो तुम दोनों से तुम कॉमन नहीं ले पाओगे। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या लिया जाए, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस में पहले वाला ट्रिक यूज़ करो, पहले वाला क्वेश्चन का ट्रिक यूज़ करो। तुम्हें पता है कि 4x - 1 आएगा, अगर ये तुम सही किए हो तो ही तुम करोगे, अगर यहाँ पे गलत है तो यहाँ पे भी गलत हो जाएगा।
ये पहले ही बता रहे हैं हम, ठीक है। ये अगर तुम सही किए हो तो ही ट्रिक अप्लाई करोगे। तो ये वाला यहाँ पे 4x माइनस 1 है, तो इन दोनों में से तुम्हें कॉमन लेके भी 4x माइनस 1 ही आएगा, ये पता है। अब यहाँ पे क्या बिठाएंगे, यहाँ पे तुम कॉमन चला जाएगा -1। अगर यहाँ पे तुम -1 करोगे तो तुम देखो मल्टीप्लाई करो, -1 के साथ 4x मल्टीप्लाई करो तो -4x ही आएगा, और माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और एक एक कम एक आ जाएगा, मतलब मैच हो गया मेरा। समझ में आ रहा है? मतलब हमें -1 मुझे कॉमन लेना होगा। दोनों 4x माइनस 1 से एक 4x माइनस 1 कॉमन चला जाएगा, बचा है क्या 4x माइनस 1 हो गया। मतलब आंसर तुम्हारा क्या हुआ 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 4x माइनस 1, यही इक्वेशन है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा 4x माइनस 1 ही होगा, 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तुम्हें रूट का यहाँ से तुमको जो सवाल है ये हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये इक्वल टू 0 दोगे, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो दोनों, ये वाला इक्वल टू 0 है, ये वाला भी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, मतलब क्या होगा, या तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, या तो ये वाला 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 4x इक्वल टू 1 होगा, x का वैल्यू कितना होगा 1/4। यहाँ पे भी सेम 4x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू कितना होगा 1/4, मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो 1/4 दो बार होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर x का वैल्यू लिखेंगे 1/4 और 1/4, इस तरीके से लिख देंगे। समझ में आ रहा है? तो नंबर 4 भी ख़त्म, ठीक है। तो हम लोग कौन सा वाला सॉल्व किया, नंबर 1 वाला सॉल्व किए, ठीक है, नंबर 3 वाला सॉल्व किए, और नंबर 4 वाला सॉल्व किए, ठीक है। बाकी जो है वो तुम होमवर्क करोगे, ठीक है। तो दो नंबर वाला, 5 नंबर वाला ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग क्या 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो तुम्हारा 4.2 जो एक्सरसाइज है ये भी ख़त्म हो जाएगा। बाकी भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।